आज हम लोग शुरू करना था क्या, रीइश्यू ऑफ शेयर्स। लास्ट क्लास में हमने फॉर्फिचर कर लिया था। आज के हम लोगों को रीइश्यू ऑफ शेयर। ये रीइश्यू ऑफ शेयर क्या है, लास्ट क्लास में समझा था हम लोगों ने कि जब शेयर हमने फॉर्फिट कर लिया था, यानी कि शेयर होल्डर द्वारा दिए गए अमाउंट को, जो पेड अमाउंट था, उसी को हमने क्या किया था, फॉर्फिट कर लिया था। उनका नाम अपने लिस्ट से हमने काट दिया था, ठीक है। यानी वो शेयर्स वापस कंपनी के पास आ गए। अगर सपोज करते हैं कंपनी के पास अगर 10,000 शेयर्स इशूड था, जिसमें से कि 1,000 शेयर्स अगर हमने फॉरफिट कर लिया तो वापस मेरे पास आ गया, कंपनी के पास आ गया। आई मीन अब पब्लिक पर कितने शेयर बचे हुए हैं, अब पब्लिक के पास बचे हैं सिर्फ 9,000 शेयर्स, और कंपनी के पास इशू था 10,000 शेयर्स का, ठीक है। तो ये जो 1,000 शेयर था जो हमने फॉरफिट कर लिया था, कंपनी इसे वापस फिर से मार्केट में इशू करती है, इसलिए उसको बोलते हैं री इशू। क्योंकि ये शेयर्स एक बार इशू हो चुका था, इसका फॉरफिचर किया गया, फॉरफिट करने के बाद इसको दोबारा फिर से इशू किया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं री इशू, ठीक है। अब जब कंपनी शेयर री इशू जब करेगी तो री इशू करते वक्त या तो वो जितने का शेयर था उतने पर ही कर सकती है, अगर 10 ईच था तो 10 पे कर सकती है। अगर उसका मन, अगर मार्केट डिमांड ज़्यादा है तो वो प्रीमियम पर भी कर सकती है। क्या री इशू सर डिस्काउंट पर हो सकता है? क्योंकि इशू तो डिस्काउंट पर आप बताए तो नहीं होता है भाई, पहले तो हुआ करता था, बट अब जो है नए रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। लेकिन क्या री इशू वो कर सकती है कि री इशू नहीं कर सकती है? यानी कि री इशू करते वक्त डिस्काउंट भी हो सकता है। अब कंपनी मन करता है चाहे वो एट पार पर इशू करे, या कंपनी चाहे तो एट प्रीमियम इशू करे, या फिर एट डिस्काउंट इशू करे, कंपनी इशू कर सकती है, री इशू कर सकती है, ठीक है। तीनों ही केस में क्या होंगे, अलग अलग एंट्री पास होंगे, ठीक है। तो रही बात अगर प्रीमियम इशू करती है तो कोई बात नहीं, आप प्रीमियम पर जैसे एंट्री प्रीमियम की जाती है वैसे यूज करेंगे हम लोग। अब अगर कंपनी एट पार करती है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इशू की एंट्री पास करते थे वैसे ही फुली पेड अप वन टाइम हम क्या करेंगे, रीइशू एंट्री पास कर देंगे। बस फ़र्क इतना है, जब कंपनी रीइशू करती थी तो पार्टली भी करते थे और फुली भी करते थे। मैंने पार्टली करते थे तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब किया करते थे। यही शेयर्स जब इसको फॉरफिट कर लिया गया था, अब जब इसको दोबारा रीइशू किया जाता है तो कंपनी रीइशू करते वक्त वापस फिर से ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल प्रोसेस नहीं अपनाती है। जब ये दोबारा रीइशू होता है तो वन टाइम फुली पेड अप होता है, एक बार पेमेंट होगा, फुली पेड अप पेमेंट हो जाता है, ठीक है। अगर कंपनी एट पार पे किया है, हाँ, चाहे एट पार हो, चाहे एट प्रीमियम हो, चाहे डिस्काउंट हो, व्हाट्स एवर अमाउंट विल बी देयर, सारे अमाउंट्स क्या होंगे, वन टाइम फुली पेड अप पर होंगे। हमारे साथ साथ किसकी आवाज़ और आ रही है, सो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। नहीं तो प्लीज़ आप सब बच्चे अपना फ़ोन साइलेंट रखेंगे, हमारी बात ध्यान से सुनेंगे, तभी एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक्स है, ठीक है। इट मीन्स जब आपने अगर एंट्री पास किया है एट पार पर, अगर रीइशू किया है एट पार पर, तो एट पार का मतलब ये होता है फुली पेड अप करना है एक बार में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वन टाइम क्या हो गया, इशू पास, आपका रीइशू एंट्री हो गई। अगर पेमेंट किया है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एंट्री हो गई, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, अगर रीइशू क्या होता है, डिस्काउंट पर होता है। तो जब डिस्काउंट पर होता है ऐसे की सिचुएशन में हम इंट्री में डिस्काउंट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो एक्चुअली ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है कंपनी का अपना रियल लॉस तो भी नहीं है, क्योंकि कंपनी जब शेयर प्रॉफिट किया था तो कुछ पैसा पेड अमाउंट जो था, जो शेयर होल्डर का पेड अमाउंट था, जितना शेयर होल्डर ने पेमेंट कर रखा था, उस पेड अमाउंट को इन्होंने शेयर फॉरफिचर में डाल रखा था। अब वही शेयर इशू करने जा रहे हैं, अगर वही शेयर इशू करते वक्त अगर डिस्काउंट पर जा रहा है तो उसका पैसा भी शेयर फॉरफिचर से ही कवर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर कंपनी ने उस शेयर्स पर अगर 4 रुपये प्रॉफिट कर लिखा है पर शेयर, उन्होंने अगर 4 रुपीज़ प्रॉफिट कर रखा है, उसको वापस मार्केट में वो इशू करने जा रहे हैं तो डिस्काउंट देना है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और भी आता है कि बताइए मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, रीइशू करते वक्त कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना कर सकती है, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट फॉरफिटेड, ये आपका आंसर होगा। यानी कि रीइशू करते वक्त
जो डिस्काउंट हम तय करते हैं वो कम जितना भी होता है, लेकिन उसका मिनिमम लेवल जो होता है कि हम कितना से कितना डिस्काउंट हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात करते हैं उसमें हम कि अगर हम उस शेयर्स पर, अगर 10 रुपीज़ का शेयर्स है, उसको हमने 4 रुपीज़ क्या कर रखा है, प्रॉफिट पहले से कर रखा था, फॉरफिचर अमाउंट ट्रांसफर पेड अमाउंट था उसका। अब वही शेयर मार्केट में वापस फिर से हम रीइशू ला रहे हैं अगर, तो मेरा मैक्सिमम डिस्काउंट क्या हो सकता है, वही 10 रुपए का तो 6 पे होगा मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा, 4 रुपए, 4 रुपीज़। जितना हमने क्या रखा है, प्रॉफिट का रखा था, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अमाउंट ही क्या होता है डिस्काउंट, इससे डिस्काउंट नहीं दे सकते, ठीक है। यानी 4 रुपये हमने प्रॉफिट कर रखा था, तो 4 रुपये क्या कर सकते हैं, रीइशू डिस्काउंट दे सकते हैं। रीइशू जो रीइशू प्राइस होगी, 2 क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, टू द अमाउंट प्रॉफिटेड, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट प्रॉफिटेड, जितना अमाउंट प्रॉफिट किए थे उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। और दूसरी बात रीइशू प्राइस क्या होगी भाई, आफ्टर डिस्काउंट, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट लेस कर लीजिए, 4 रुपीज़ क्या हो गया। ये तो क्वेश्चन आपके नॉर्मली आता है थ्योरिटिकल में, 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। मैक्सिमम अमाउंट बताइए, डिस्काउंट क्या होगा, या मैक्सिमम रीइशू प्राइस क्या होगा, कितना हो सकता है, ये चीज़ आपको पता है। लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट दिया होता है, तो जो हम डिस्काउंट इशू करते हैं, सपोज हमने डिस्काउंट सिर्फ 1 रुपये किया, प्रॉफिट 4 रुपये किया था, डिस्काउंट सिर्फ 1 ही रुपये किया, इसका क्या मतलब है, 3 रुपए कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। हाँ, तो डिस्काउंट जो था, ये डिस्काउंट की हम कवरेज कहाँ से करेंगे, इस डिस्काउंट की भरपाई हम शेयर फॉरफिचर से कर लेंगे, ठीक है। इसकी भरपाई हम शेयर फॉरफिच करेंगे। 4 रुपये में फॉरफिट कर रखा था, एक डिस्काउंट दिया, तो ये जो एक डिस्काउंट है इस फॉरफिचर से रिकवर कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बचा, इसका मतलब अभी भी कंपनी क्या हो रहा है, अब कंपनी सोचती है जो शेयर हमने फॉरफिट कर लिया था उसको रीइशू भी कर लिया, और रीइशू में जो डिस्काउंट दिया उसमें क्या कवरेज हमने इससे यूज कर लिया हमने। उसके बाद भी मेरे पास कितना बच गया है, अभी भी 3 रुपये एक्स्ट्रा बच रहा है। दिस इज द कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड दैट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जितना बच जाता है रीइशू के बाद कैपिटल रिजर्व में, यानी रीइशू से पहले शेयर फॉरफिचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कभी नहीं होगा, वो शेयर फॉरफिचर में ही पड़ा रहेगा जब तक, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, जब तक शेयर रीइशू ना हो जाए तब तक शेयर फॉरफिचर का पैसा तब तक कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा। इफ शेयर रीइशूड, सारे शेयर्स हमारे जितने प्रॉफिट के रीइशूड हो गए, तो उससे रिगार्डिंग सारे पैसे क्या होंगे, कैपिटल ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर पार्टली है, जितना हमने प्रॉफिट किया था उसमें से कुछ पार्ट हमने क्या किया, रीइशू किया है, कुछ अभी रोक रखा है, जितना पोर्शन हमने रीइशू कर रखा है, कर दिया है, उससे रिगार्डिंग जो अमाउंट होगा बैलेंस ऑफ फॉरफिचर, वो क्या होगा सर, पैसा कैपिटल ट्रांसफर होगा। और जो पार्ट अभी रीइशू नहीं हुआ है, जो पार्ट अभी रीइशू नहीं हुआ है, उससे रिगार्डिंग जो शेयर फॉरफिचर का पैसा होगा वो शेयर फॉरफिचर में ही पड़ा रहेगा, पूरा कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगा। बस समझ में आई, इसे यूटिलाइजेशन इस तरह से हम करते हैं। अब रही बात इसकी एंट्री कैसे की जाती है, आइए कुछ हम लोग इसकी एंट्री बात करते हैं। कॉन्सेप्ट तो यही था इसका। सो कोई क्वेरी है इसमें, पूछ सकते हैं आप, कोई क्वेरी है आपकी इसमें, इतनी बात समझ में आती है। आइए चलिए कुछ एंट्री भी कर लेते हैं हम लोग। रीइशू ऑफ शेयर, ठीक है। ये जो रीइशू ऑफ शेयर्स होगा वो हमने अभी डिस्कस किया आपसे, कितने टाइप्स का हम रीइशू कर सकती है, तीन टाइप से इशू कर सकती है। पहला होगा रीइशू, कंपनी चाहे अगर तो एट पार करे तो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग। अगर कंपनी अगर चाहती है रीइशू, वो रीइशू करती है एट प्रीमियम पर, तो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग। और कंपनी अगर चाहती है इसकी एंट्री पास करना एट डिस्काउंट, तो क्या एंट्री पास होगी इस केस में, ठीक है। आइए अगर हम लोग एट पार की बात करें तो एट पार में फुली बटन एंट्री पास की जाएगी, उसमें कहा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। कंपनी अगर एट प्रीमियम इशू करना चाहती है तो क्या एंट्री पास करेगी कंपनी, ऐसे कैसे पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ भूमि क्या नाम आएगा, टू
टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 2 एंट्री यहाँ हो गई। अब यही शेयर्स को अगर कंपनी चाहती है रीइश्यू करना किस पर, एट डिस्काउंट पर, तो क्या एंट्री पास करेंगी ऐसे केस में? शिवानी क्या एंट्री पास की जाए यहाँ पर, क्या बता सकती हैं आप हमको? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट डेबिट करें या ना करें? नहीं, रीइश्यू करते वक्त जो डिस्काउंट जा रहा है ये एक्चुअली में डिस्काउंट नहीं है हमारा, ठीक है। इसको हम कवर करते हैं किससे? फॉरफीचर्स कवर करते हैं, इसलिए यहाँ पर यूज किया जाएगा क्या, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और फिर उसके बाद टू और टू शेयर कैपिटल, और कुछ भी होना चाहिए कि बस सर। अब रही बात अमाउंट भरने के बाद, अमाउंट कैसे भरेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। बैंक में क्या होगा, बैंक भरे हम लोग, क्या हम लोग भरेंगे हमेशा बैंक में, बैंक भरेंगे हम लोग री इशू प्राइस। बैंक में क्या जाएगा, बैंक में री इशू प्राइस जाएगा। और शेयर फॉरफीचर में क्या जाएगा, इसमें जाएगा आपका डिस्काउंट अमाउंट, जितना री इशू डिस्काउंट पे कर रखा है उतना पैसा इसमें जाएगा। और कैपिटल में ऑलवेज क्या जाती है आपको पता ही है, फेस वैल्यू। कैपिटल में ऑलवेज क्या जाएगी, फेस वैल्यू जाएगी, ठीक है। इसका मतलब 3 आपके सामने सिचुएशन में रखा, एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। रीइश्यू करते वक्त यही बात ध्यान दिया जाता है कि एट पार पर है, एट प्रीमियम पर इशू है या एट डिस्काउंट पर है। एट पार प्रीमियम कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिस्काउंट जब इशू होता है ऐसे की सिचुएशन में क्या करते हैं, उस डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिख के क्या लिखते हैं बेटा, शेयर फॉरफीचर लिख देते हैं। और अमाउंट क्या होगा, डिस्काउंट अमाउंट शेयर फॉरफीचर भरा जाएगा। जैसे अगर 10 के शेयर हमें क्या किया है 10 के शेयर हमें कितने में इशू किया है, 9 में अगर किया है तो बैंक में जाएगा 9, फॉरफीचर में जाएगा 1 और शेयर कैपिटल में जाएगा 10। बस, सो सिंपल, वेरी इजी। इस तरह से हमने क्या किया, री इशू का एंट्री कवर कर लिया। इस तरह से इशू एंट्री की जाती है, ठीक है। इसके बाद एक एंट्री और भी होती है क्वेश्चन में, आइदर सेड और नॉट। क्वेश्चन में कहा हो चाहे ना कहा हो, बस री इशू के लिए कहा गया है बस। इसके बाद वो कहे या ना कहे, हमको अपने मन से री इशू एंट्री पास करने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी होती है, आइदर सेड इन द क्वेश्चन और नॉट। बस री इशू कह दिया तो री इशू के बाद हम चेक कर लेंगे, अगर जो बैलेंस बचता है हम क्या करते हैं, उसकी एंट्री अलग से हम पास कर लेते हैं। आइए ये हो गया दादा इसको, चलिए इसके बाद अब एंट्री जो पास की जाती है फॉर बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर, फॉर बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब हम इसके बैलेंस को अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा तो कैसे ट्रांसफर करेंगे बताइए, एंट्री क्या पास की जाएगी, हाँ जो बैलेंस बचा वो चेक कर लेंगे, जितना पार्ट इशू हो चुका है, इशू होने के बाद ही जो अगर बैलेंस बच गया, ठीक है, तो उसकी एंट्री पास कर देंगे क्या, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये पैसा कहाँ से भरा जाएगा अमाउंट, ये डिफरेंस होगा जो आपका बैलेंस बचा है फॉरफिट करने के बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, ठीक है। यानी इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रीइश्यू एंट्री पास किया एंड देन आफ्टर हमने बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में भी पास कर लिया है। अब बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा कैपिटल रिजर्व का पैसा, नहीं, कैपिटल रिजर्व कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस सेटिंग में जाएंगे, सरप्लस में यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस सेटिंग जो होती है वहाँ रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ वो पहले ही